हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आरआरबी भुवनेश्वर में 1993 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली टाइम विजिट किए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको जो एसपीडी है, साइंस का एसपीडी, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर। ओके, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड बना लिया था। आज हमारा सेकंड वीडियो है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कृत्रिम गुदा होता है ये अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुदा अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी वीडियो में, 1 घंटा के वीडियो में, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को याद करके जाएंगे। बहुत कोई ऐसा हम वीडियो देखें यूट्यूब में जहाँ पर मतलब 1 घंटा पार कर देता है, क्वेश्चन आता है और उसका आंसर दिया जाता है, पार कर दिया, लेकिन बच्चों को आंसर याद नहीं होता है। तो इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए याद कराना का पूरा एकदम संकल्प लिए हुए हैं। तो कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम जो गुदा होता है दोस्त, ये अपवहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आँखें जो है वो काला होता है, लाल होता है, नीला होता है। लाल नहीं होता है, लाल मतलब कुछ घुस जाने के बाद उसका आँख लाल हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो उसका आइरिस पर ये निर्भर करता है। उसका जो आइरिस है ना, वो आइरिस पर निर्भर करता है कि उसका आँख का जो कलर है वो कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट है, जब आँख में धूल चढ़ी जाती है तो कौन सा हमें हिस्सा सूजन उसमें महसूस होता है या सूजन हो जाता है? तो इसका सही आंसर है नेत्र सलेसलमला। क्या बहुत ही खतरनाक उच्चारण हमने किया, कोई बात नहीं। चलिए, बच्चे के दूध पीते समय स्तन होता है, उसमें दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। तो अभी हमने कई क्वेश्चन किया, याद कराना है मतलब कराना है। तो जो आँख का कलर है ये निर्भर करता है आइरिस पर यानी परितारिका पर। एक हमने देखा अपवहन वाला, याद हो गया था कि कृत्रिम गुदा अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला था कि जो हमारा आँख में कोई सूजन होता है तो वो कौन सा भाग होता है? तो ओके, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो उसका आंसर था नेत्र सलेसलमला। ओके, कोई बात नहीं। और ये दूध का जो निष्कासन होता है स्तनों से, ये किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। अगला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डिम्ब वाहिनी में। डिम्ब वाहिनी में निषेचन होता है। अगला है, कृत्रिम जो वीर्य होता है उसके संचयन के उद्देश्य से जो विस्र है को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य में उसको संचित करके रखा जाता है। किसमें संचित करके रखा जाता है? द्रव्य में संचित करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रफलेसिया का जो पुष्प होता है यह सबसे बड़ा होता है। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। तो रफलेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो आज हमने, अभी और जाएगा भाई, ये मत देखना कि भाई ये हो गया। अब हम सिकंदराबाद का क्वेश्चन आपसे कराने वाले हैं, तो एक बार अगर याद कर ले तो बढ़िया रहेगा। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, जो हमारा आँख का लाल है, नीला है, काला है, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो आंसर रहेगा आपका परितारिका यानी आइरिस पर। ओके, चलिए, याद आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिकंदराबाद जोन से। तो सिकंदराबाद जोन, आप कहाँ से फॉर्म भरें ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो असत्य फल कौन कौन सा है ये आपको बताना है। नारियल, कटहल, सेब। नारियल, कटहल, सेब असत्य फल है। स्ट्रॉबेरी भी है, इसको भी याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी ये पूछ सकता है, स्ट्रॉबेरी भी एक असत्य फल है। ओके, चलिए, सिकंदराबाद से और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बैंक है और रेलवे स्पेशलिस्ट है। आप अपने आसपास के दोस्तों को भी पूछिएगा कि भाई अगर हमको साइंस पढ़ना है रेलवे के लिए तो बेस्ट बुक कौन सा है? तो वो आपको कहेगा कि स्पीडी ले लो, बढ़िया रहेगा स्पीडी। ओके, तो इस स्पीडी का डिमांड सबसे ज़्यादा है और यूट्यूब में कोई करा नहीं रहा है, तो सोचिए कि चलो मैं ही करा देता हूँ, क्यों। अब अगला क्वेश्चन है,
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? आपके घर में जो वृक्ष है यानी पेड़ है, उसका आयु यानी कितना साल का वो है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो जब कभी भी पेड़ को काटते हुए आप देखे होंगे तो उसमें एक वलय होता है, रिंग होता है। अगर उसमें 1 रिंग है, 2 रिंग है, उसी के हिसाब से उसका आयु निर्धारित किया जाता है। तो वलय का मतलब होता है रिंग के हिसाब से। अगला है जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या बिना मिट्टी के पादप उग सकते हैं? आपका आंसर रहेगा नहीं। तो फिर बचपन में क्यों हमें ये कहा जाता था कि तुम इस चीज़ का बीज खा गया है, अब तुम्हारे पेट में ये पेड़ या पौधा उगेगा, यह सत्य है ना। तो हम पढ़ने के बाद ये सब चीज़ों को फिर सोचने लगे कि भाई बचपन में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा असत्य बातों को कहा गया था, जो कि रियलिटी में वैसा संभव नहीं है। ओके, तो बिना मिट्टी के अब उगाया जा सकता है, तो उसको कहते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। ओके, जल संवर्धन। अगला है किस वैज्ञानिकों को हम आनुवंशिकता का या पिता कहते हैं? तो आनुवंशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। क्यों होता है? आइए इसको हम बता देते हैं। देखिए, मम्मी के पास जो गुणसूत्र होता है वो होता है X और X, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन पापा के पास जो होता है वो होता है X और Y। तो यहाँ पर देखिए X और Y दोनों अलग अलग है, तो लिंग का निर्धारण इसी के हिसाब से होता है। अगला है मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं, हमने बहुत ज़्यादा खाया हूँ भाई, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मक्का खाया हूँ। मेरे गांव में, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा मक्का होता था, तो मैं अभी नहीं होता है लेकिन पहले होता था। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो मुख्य रूप से भोजन करता है मक्का का ही, तो उसमें कौन सा विटामिन की कमी देखने को मिलता है? तो उसमें विटामिन B1 का कमी देखने को मिलता है। विटामिन B1 का कमी देखने को मिलता है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। सदिश का जो परिमाण है, रिजल्ट है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि उदाहरण में देकर समझाता हूँ बढ़िया चीज़। मान लीजिए कि आप 2 वर्ष से रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन निकला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऋणात्मक में चल गए हैं 2 साल। ऐसा नहीं है, आप 2 साल तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन और ज्ञान जरूर गेन किए होंगे। तो हमेशा सकारात्मक ही होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या? सदिश का परिमाण। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्त, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। कपास का बीज देखे होंगे वाइट कलर का होता है, फिल्म में देखे होंगे, या फिर अभी तो रील का ज़माना है, रील में तो सब कुछ मिल जाता है ना। तो जो कपास होता है ये बीजों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गुवाहाटी से, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ताज़े निकले मूत्र में हमें एक खास प्रकार का गंध देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। जैसे कि आपने सार्वजनिक शौचालय में कभी शौच करने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अजीब टाइप का एक बदबू निकलता है। तो वो क्यों, वो आपको बताना था। तो इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा जो यूरिया है उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। जो हमारा यूरिया है उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है। मतलब आपने कभी मछली बनाया होगा या फिर देखा होगा बनाते हुए, जब उसको हम बनाते हैं तो वाइट कलर का इतना छोटा छोटा निकलता है ना, डायमंड जैसा, बस वही बोल रहा है कि सल्क नहीं होता। तो कैटफिश में सल्क नहीं होता है, इतना छोटा छोटा देखते हैं। जब घर में मछली बनाते हैं या फिर जब मार्केट से मछली लेकर आते हैं, तो उसको इस प्रकार जब छिलता है ना मछली को, तो वाइट कलर का निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती?
मछली क्यों नहीं डूबती है? तो इसका सही आंसर होगा स्विम ब्लैडर्स के कारण। स्विम ब्लैडर्स के कारण वो नहीं डूबता है। स्विम ब्लैडर्स के कारण दोस्त वो नहीं डूबता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बाहर का आवाज़ आ रहा है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम फिर भी बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके एकांत जगह में आकर वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शोरगुल होते ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो स्टेनले ने। स्टेनले को याद रखिएगा, ज़्यादा उतना चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है। और क्या, हाँ, याद भी करते चलिए। पीछे वाला जितना होगा मैं आपको एक बार रिवीजन ज़रूर कराऊंगा इसी वीडियो में। 10 मिनट का हमारा ये वीडियो हुआ है और अभी और भी लंबा चलने का हम इरादा लेकर आए हुए हैं। ग्रेगर मेंडल, हमने ऊपर पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। उसको हम आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। तो उसने आनुवांशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किस पौधे को चुना? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे को चुना। किस लिए? ये जो सिद्धांत है इसको सिद्ध करने के लिए। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि उसने एक मटर का पौधा लिया था जिसमें छोटा बोना इस प्रकार का कुछ करके था। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम विस्तार से बताएंगे तब। ये तो अभी हम स्पीडी कर रहे हैं। ओके, तो ओके, कोई बात नहीं। अगला है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? पेन लेना भूल गए। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। चलिए, तो लिटमस किससे मिलता है? लिटमस मिलता है लाइकेन से। इसको याद रखिएगा। जैसे कि एक होता है लाल लिटमस पत्र में जब अम्ल का कोई बूंद गिराया जाता है तो वो नीला हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया होगा। इसको हम देखेंगे। अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया हूँ। 1993 में अभी हम चल रहे हैं। अब देखिए, मेरा जो राज्य है उसका कैपिटल यानी आरआरबी जोन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो जो मलेरिया होता है उसका दवा को हम सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। मलेरिया अगर हो जाए तो बाहर से दवाई लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सिनकोना वृक्ष है उसका वो यूज़ करके ये मलेरिया का उपचार कर सकते हैं। जो हमारे गांव में आप देखे होंगे, जो ये होता है क्या, वैद्य जी होते हैं, वो इन्हीं वृक्षों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लिटेक्स से प्राप्त होता है। किस चीज़ से प्राप्त होता है? सूखे लिटेक्स से प्राप्त होता है। क्या क्या? अफीम। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम सूखे लिटेक्स से प्राप्त होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आरआरबी रांची का ये चल रहा है। चलिए, यहाँ कोलकाता आ गया। चलिए, कुछ और भी प्रश्न इसमें जो कि पूछा गया है एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने का कष्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम कंप्लीट जो स्पीडी साइंस का बुक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं जब तक हमारा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। उसके बाद तो हमारा एनटीपीसी है, फिर ग्रुप डी आने वाला है, यानी अभी रेगुलर रेलवे का एग्ज़ाम जो कि आने वाला है और इसके लिए हमें ये जो बुक है इसकी आवश्यकता है दोस्त। ओके, तो सिनकोना के वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं बताइए, या उसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो सिनकोना का वृक्ष हम मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। अगला है, वाणिज्यिक जो काग है इसके छाल से प्राप्त क्या होता है? तो अबूत, आई डोंट नो, इसको हम नहीं जानते दोस्त। इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, लेकिन याद करना है, मतलब करना है। वाणिज्यिक यानी जो कॉमर्शियल काग है इसके छाल। देखिए, अगर यहाँ पर इंग्लिश रहता है तो हम इंग्लिश की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा इंग्लिश को देखते कि आखिर ये कहना क्या चाहता है क्या। अगला है, पश्मीना ऊल जो बकरी है, पश्मीना ऊन की जो बकरी है ये किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी। चेंगथंगी जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ठंडा वाला इलाका में। तो पश्मीना ऊल बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी। ओके, नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि मवेशियों में बांझपन किन रोग के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो रोग है ये होता है बैंग रोग से। किन रोग के कारण? बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो सिरोसिस, याद रखिए, सिरोसिस बीमारी से वे लोग ग्रसित होते हैं जो ज़्यादा शराब पीते हैं। दोनों तरफ से अगर आप लिंक करके पढ़िएगा तो फिर याद करने में आसानी होगी। एक बार पढ़िए कि देखिए, इस प्रकार पढ़िए कि जो राइबोज है, राइबोसोम किसका कार्य करता है या करती है? तो ये प्रोटॉन संश्लेषण का काम करती है। इसी और एक बार इधर से पढ़िए कि प्रोटॉन संश्लेषण के लिए राइबोसोम जो होता है या राइबोसोम जो है ये इसका उपयोग करते हैं या वही वर्क करता है। हमारे जो सेल है, कौन सा सेल? जो पादप सेल है यानी पादप कोशिका है, वहाँ पर प्रकाश या फिर प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए या फिर हमारे शरीर में भी जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण करने के लिए राइबोसोम का बहुत ही यूज़ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं जैसे कि थार मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको हम कहते हैं मरुदभिंड यानी जेरोफाइट। क्या? जेरोफाइट। इंग्लिश देखिए, बायोलॉजी में इंग्लिश अच्छा हमको लगता है क्योंकि उसके शब्द थोड़ा सा शॉर्ट में ही होते हैं, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है मरुदभिंड, थोड़ा सा आपको भी सुनने में अचरज लगता होगा और बोलने में भी थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन अगर हम हिंदी के अलावा इंग्लिश को पढ़ेंगे तो काफ़ी मस्त हम इसको समझ पाएंगे कि जेरोफाइट जो है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, उसी प्रकार जो जेरोफाइट है ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आरआरबी में आ गए। कोलकाता आरआरबी 1994 में जो प्रश्न पूछा गया था वो आपके सामने है। बोल रहा है कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? ये पूछा गया है। देखिए, करंट से पूछ दिया गया है, साइंस ही है लेकिन करंट से पूछा गया है। दोनों सालों के बीच का अंतर कितना है? 10 साल का अंतर है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था वो लीकेज हुआ था। कहाँ? भोपाल में एक गैस का जो कारखाना है या फिर हम कहेंगे कि फैक्ट्री है या प्लांट है, वहाँ से ये गैस लीक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भैंस में के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन में एक ही रहेगा, लेकिन मेरा काम है सभी को याद करना। क्या? जैसे मुर्ता, सुरती, भदवाड़ी और जाफराबादी और मेहसाना, इन पाँचों को याद करना ज़रूरी है। तो ये भैंस होता है ना, मतलब गाय, तो जैसे कि गाय कलरफुल होता है, लेकिन जो भैंस है ये एक ही कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा ब्राउन कलर का भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये कितने नस्ल के हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको याद करना है। जैसे मुर्ता सुरती, मुर्ता हो गया, सुरती हो गया, भादवाड़ी हो गया, जाफराबादी हो गया और मेहसाना हो गया, ये सब भैंस के नस्ल हैं। अगला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो जहाँ ज़्यादा बड़ा आपको लोग देखेंगे वहीं पर इन कार्यों को किया जाता है। ट्रिक से याद कीजिए कि जो हमारा यूपी है, यूपी के मथुरा के पास मखदूम में ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अगला है कहाँ पर? यूपी में, मथुरा में, यूपी के मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। तो ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में, तो राजस्थान के बीकानेर में आपको राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है। अगला है, दिलचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? जो दिलचीनी होता है यानी एक टॉपिक होता है, मतलब खाने वाले भाग कहाँ से प्राप्त होते हैं?
ओके, तो जो दालचीनी है ये वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। जो दालचीनी है जो मतलब थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है, तो ये वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगला है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को, लौंग इलायची, तो ये मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी जो है इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि बिना मिट्टी के पौधे उगाना क्या कहलाते हैं? इसको आप किस नाम से जानते हैं? तो जल संवर्धन था। ओके, तो पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? पेडोलॉजी का मतलब होता है क्या? पेडोलॉजी का मतलब होता है बिना मिट्टी का अध्ययन, कि लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं, इन चीज़ों के अध्ययन के लिए पेडोलॉजी पर हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अगला है सिस्टम न्यूट्रिया किसकी पुस्तक है? तो कार्लस लिनियस की सिस्टेमा न्यूट्रिया है। हाँ, तो इसको याद रखना है। तो अभी हमने 21 मिनट तक इस वीडियो को कंटिन्यू किया, और थोड़ा सा टेस्ट के रूप में मैं आपसे कुछ प्रश्नों को करना चाहता हूं। अगर आपको याद है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताने का कष्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम यहीं पर स्थिर हैं और अपने आप का भी मैं आकलन कर रहा हूं कि मुझे याद हुआ है कि नहीं, या हम जो पीछे प्रश्न आपसे करवाते हुए अभी आए हैं क्या वो मुझे याद है या नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि बताइए, जो हमारा प्रोटीन के संश्लेषण में किस चीज़ का ज़्यादा रोल होता है? प्रोटीन संश्लेषण में किसका उपयोग किसका रोल सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर क्या है? लाइबोसोम या राइसोसोम जो था वही था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसे हम आभासी फल कहते हैं या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन एक सेब था ना, और आपको हम बोले थे कि इसमें आप स्ट्रॉबेरी को भी ऐड कर लीजिएगा, नारियल भी था, तो ये फॉल्स फ्रूट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देने का कष्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ऊट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऊट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये कमेंट में बताइएगा। काफ़ी सरल आपसे हम पूछे हैं ताकि आप हमें कमेंट करके बता पाएँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे जो त्रिवेणम आरआरबी है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमसे जुड़ना आप सबके लिए एक फ़ायदेमंद भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरा जो एक ब्लॉगिंग चैनल है उसमें मैं जितना भी अर्निंग करूँगा, अभी तो इसमें मोनेटाइज जैसे कि ऑन नहीं हुआ है, तो जितना भी अर्निंग मैं करूँगा आप सबके बीच समान रूप से मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। इसीलिए मेरे ब्लॉग चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए।